साथियों, जो कर्जा मुक्ति का अभियान हम चला रहे हैं, इसमें समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात की जाए और किस तरह से समझाया जाए लोगों को, खासकर से वो लोग जो एनबीएफसी कंपनी वाले हैं, जो बैंक वाले हैं, जो साहूकार लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि कर्जा मुक्ति अभियान उनके खिलाफ नहीं है। पता नहीं क्या उनके मन में गलतफहमी आ गई है या क्या इश्यूज उनको हो रहे हैं। रेगुलरली हमारी जितनी भी कंप्लेंट की जा रही हैं, अब पता चल रहा है उन कंप्लेंट के पीछे कहीं ना कहीं साहूकार लोग हैं, कहीं ना कहीं बैंक वाले लोग हैं, एनबीएफसी वाले लोग हैं, रिकवरी वाले लोग हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्जा मुक्ति अभियान उनके विरोध में है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान किसी के विरोध में नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। ना बैंक को नुकसान होगा, ना एनबीएफसी को नुकसान होगा, ना साहूकारों को नुकसान होगा। जो व्यक्ति भी कर्जे का काम कर रहा है, लोन का काम कर रहा है, उसे नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये विन विन है सबके लिए। और कैसे है, मैंने बार बार कहा है, मैं फिर बता देता हूं। जब सरकार कर्जा माफ करती है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक सिस्टम है। सरकार जिसने पैसा दिया होता है उसको भी बुला लेती है, और जिसने लिया होता है उसको भी बुला लेती है, और जो जेन्युइन आउटस्टैंडिंग बनता है वो पैसा सरकार दे देती है। व्यक्ति का लोन माफ हो जाता है। लेकिन बैंक या एनबीएफसी या रिकवरी वाला या फाइनेंस वाला जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। उनका पैसा मरता नहीं है, बल्कि उनका जो मरा हुआ पैसा है वो भी निकल आता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे काम को रोका जाए। एफआईआर हो रही है, सोचिए, पोस्टर लगाने पर एफआईआर हो गई। अभी क्या करें, कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र आप बांट रहे हैं, उस पर एफआईआर कर दी गई। अभी पंजाब में हुआ हमारे साथ, अमृतसर में आज हमारी टीम गई हुई थी, और होगा कुछ नहीं। ये लोग सोचते हैं कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट से हम डर जाएंगे, हम काम रोक देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हम रुकने वाले नहीं है, बल्कि हमारी स्पीड और तेज हो रही है, और तेज होने वाली है। हम अपने काम को और अगले स्केल पर लेकर के जा रहे हैं। अभी तो मैंने बता ही दिया था, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर गांव में, हर जगह हम अपना केंद्र तो खुले हुए हैं। अब वहां पर अपना व्यक्ति तैयार कर रहे हैं, अपना प्रतिनिधि तैयार कर रहे हैं, अपना पदाधिकारी तैयार कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है जो खुल करके काम करना चाहते हैं। अभी तक आगे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वो पदाधिकारी बनकर काम करेंगे। बाकायदा उनको आई कार्ड दिया जाएगा, उनके पास अथॉरिटी लेटर होगा, वो अपने आप काम करना शुरू करें जैसे काम करना चाहें। और प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अभी पंजाब में, अमृतसर में हमारी टीम गई है, वहां पर प्रशासन के लोगों ने, पुलिस वालों ने, जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, आईओ थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बात की, हमारे लोगों की बात को सुना, और बात सुनने के बाद हमें अप्रिशिएट किया। मैं उन पुलिस ऑफिसर का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्हें लगा कि वाकई ये लोग अच्छा काम करें। हम तो मदद करने का काम कर रहे हैं, हम तो लोगों को आत्महत्या करने से रोक रहे हैं। और हम क्या अपील कर रहे हैं, वहां कंप्लेंट में लिखा गया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा कंप्लेंट में क्या क्या लिखा गया, आप देखेंगे। कंप्लेंट में लिखा गया है, मतलब ऐसी धाराएं लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग राजद्रोह कर रहे हैं, ये लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए, इन लोगों को 7 साल की सजा, ऐसी धाराएं लगाई हैं। 7 साल की सजा उसमें उन धाराओं में है, वो धाराएं लगा दी गई हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। भैया, आप अगर हमें जेल में डालना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं हम काम बंद कर दें, तो आपको लग रहा है कि मेरे या मेरी एक टीम के 2, 4, 10, 20 लोगों को जेल में डालने से आप काम को रोक देंगे? हमारा काम रुकने वाला नहीं है। अभी हमारे हजारों की संख्या में 25,000 ज्यादा केंद्र है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और हर दिन नए 500,000 नए केंद्र खुल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये संख्या लाखों में जाने वाली है। कहां रोकेंगे, किस चीज को रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि समस्या की गंभीरता को समझना पड़ेगा। समस्या गंभीर है। लोग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? क्यों लोग कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं? क्यों लोग आवेदन कर रहे हैं? क्यों लोग फॉर्म भर रहे हैं? आप उसकी जड़ में जाओ। आपको लग रहा है कारण मैं हूं, मैं कारण नहीं हूं। मैं तो कारण का निवारण हूं, मैं तो कारण की समस्या का समाधान हूं। तब लोग मेरे पास आ रहे हैं। समस्या मेरी पैदा की हुई नहीं है, समस्या तो सरकारों का मिसमैनेजमेंट है। जैसे अंग्रेज लोग गुलाम बनाते थे, फिजिकल, शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता था, अभी क्या बनाया जा रहा है? आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति किसी से कर्जा ले और उसकी स्थिति ऐसी कर दिया वो कर्जा ना चुका पाए, वो आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया जाए, तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से गुलाम बन गया, उसे शारीरिक रूप से गुलाम बनाना कितना मुश्किल है? बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो व्यक्ति गुलाम बन चुका है मानसिक रूप से, जो व्यक्ति गुलाम बन चुका आर्थिक रूप से, उसको शारीरिक रूप से गुलाम बनाने में 2 मिनट का समय लगेगा। बेड़ियां ही तो पहनानी है। तो हम वही गुलाम युग लाना चाह रहे हैं। आप वही लाना चाह रहे हैं, अंग्रेजों का युग। किस तरह से अंग्रेज लूटते थे? अच्छा, वो तो विदेशी थे, तो वो तो बाहर के थे। आप तो अपने जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इंडियन है, और जो जनता है जिसका खून चूसा जा रहा है वो भी इंडियन है। इंडियन का खून चूस रहे कानून बना करके।
ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। अगर कानून में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है तो परिवर्तन किए जाने चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग एक्ट में कोई दिक्कत आ रही है उस पर बात करनी चाहिए, बजाय कि उन्हें बदलने के आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमें आरोपी ठहरा रहे हैं, हमें जेल में भेजना चाहते हैं, हमें काम बंद करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। आप बताइए कौन सा मैंने अपराध किया, कौन सा गुनाह किया? और मैंने वो एफआईआर की कॉपी उनसे, इंक्वायरी ऑफिसर से ली, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नाम नहीं बताना चाहते, किसने कंप्लेंट किया उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बता दिया, मैं भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। मुझे उस व्यक्ति से भी शिकायत नहीं है, मैं तो उस व्यक्ति से जानना चाहता हूं उसे क्या शिकायत है हमसे भाई। और ऐसे सभी लोग जो शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, पहले हमसे बात ही कर लो यार। हमारे सबके टीम के नंबर उपलब्ध हैं, हमारे टीम के साथियों से व्हाट्सएप पे संपर्क हो जाएगा। अभी व्हाट्सएप भी बैन हो गए, मेरा व्हाट्सएप नंबर बैन हो चुका है, बंद हो चुका है, उस पर हम व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर हर दिन 50-50 हजार व्हाट्सएप आए थे। जब कार्यक्रम था हमारा, एक दिन ऐसा हुआ 55,000 व्हाट्सएप थे, सोचिए 55,000 एक दिन में, लाखों की संख्या में, 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था उस पर व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन, और उसको ब्लॉक कर दिया गया। हमारी सीए सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जो वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनका व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। हमारी बहन है कोमल, उसका 2 बार व्हाट्सएप बंद हो गया। और अरुणा जी हैं, उनका व्हाट्सएप बंद हो गया है। और भी कई साथी जिनके व्हाट्सएप नंबर बंद हुए हैं, विनोद गुप्ता भारतीय जी हैं, इस्लाम मोहम्मद भारतीय जी हैं। अभी गुजरात की टीम के साथियों से पता चला उनके भी 1-2 व्हाट्सएप नंबर बंद हो गए हैं। अभी खुजैम हुसैन भारतीय जी जो हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं, उन्होंने ही बताया कि कई साथियों के फोन नंबर ब्लॉक कर दिए गए, व्हाट्सएप पर वो नंबर बंद कर दिए गए, वो व्हाट्सएप चालू नहीं हो सकता उन नंबर पर। पता नहीं क्या, वही व्हाट्सएप से दिक्कत है कि हम व्हाट्सएप लोग हमें करते हैं। तो आप हमें प्रॉब्लम क्यों समझ रहे हो भाई? हम तो समस्या का समाधान है, प्रॉब्लम तो पहले से क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो हम प्रॉब्लम की नहीं क्रिएट कर रहे, हम तो प्रॉब्लम को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम कम करें, तो आप जनता की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दो भाई। ना तो आप करेंगे और ना हमें करने देंगे। अब बताइए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसको जाकर के मिलूं, और हो क्या रहा है इससे रुकेंगे नहीं हम। लेकिन समस्या क्या आ रही है, मेरा दुख क्या है, इससे आप जनता का नुकसान कर रहे हो यार। आज सोचिए, हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी दिल्ली से पहुंचे, दिल्ली से उनको जाना पड़ा पंजाब, अमृतसर दिल्ली से पहुंचना, बाय रोड गए, क्योंकि चंडीगढ़ से भी साथियों को लेना था। फिर 5-6 साथी इसी काम में लग जाए। दीपांशु शर्मा भारती जो हमारे लीगल टीम के हेड है, वो पीआईएल लगाने के लिए काम कर रहे हैं, पूरी टीम उनके अंडर में काम कर रही है। लेकिन आज वो कोई और काम नहीं कर पाए क्योंकि उनको वहां जाना था। और अभी भी वो लोग लौटे नहीं, अभी चंडीगढ़ वापस नहीं पहुंचे, अभी भी रास्ते में। इस समय जब मैं लाइव आ रहा हूं, वो लोग रास्ते में। तो हुआ क्या, नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस जनता का हुआ जिस जनता से आज वो लोग मिल सकते थे। हरप्रीत जी हर दिन 100, 200, 500 लोगों के फोन कॉल अटेंड करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं। रंजीत जी अपने ऑफिस में मिलते हैं, लोगों से समस्या का समाधान करते हैं। राजपुरा में उनका ऑफिस है, वो वहां नहीं बैठ पाए। जो हमारे बाकी साथी हैं, दीपांशु जी, मैंने बताया दीपांशु जी अपना लीगल का काम देखते हैं, चंडीगढ़ के लोकसभा प्रभारी भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोकसभा प्रभारी हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के प्रभारी हैं, वहां का काम नहीं कर पाए आज। अभी जो जालंधर के हमारे लोकसभा प्रभारी गए थे, अमनदीप शर्मा भारती जी, वो अपना काम नहीं कर पाए। हमारे और जो साथी गए वो अपना काम नहीं कर पाए। तो यानी क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों का, हमारे लोगों का, समय का मिसयूज हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, वहां पुलिस ऑफिसर ने सुनी हमारी बात, उन्होंने अपना रिपोर्ट बना दी, और उनका कोर्ट में आना होगा तो कोर्ट में आ जाएंगे, वकील आ जाएगा। अब एक व्यक्ति हमारा इस काम में लग जाएगा। होता कुछ नहीं है, ये एफआईआर करा देने से काम नहीं रुकते हैं। कंप्लेंट कराइए, एफआईआर कराइए, जो मर्जी करा लीजिए, काम नहीं रुकेगा। जिसको काम करना है वो करता रहेगा। लेकिन उनको ये बात मालूम है हमारे पास संसाधन सीमित है, उन्हें मालूम है हमारे पास टीम सीमित है। इसलिए मैंने टीम बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू कर दी है। 10 और 14 अक्टूबर को देश के 22 राज्यों में टीम को एक्सपेंड करने का काम हो रहा है। वो लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी रूप में, वो आए और उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा, वो अपने स्तर पर काम करें। आइए, आप अगर लड़ना चाहते हैं इसी स्तर पर कि आप हमारे लोगों को बिजी कर देना चाहते हैं, तो आप इतने पदाधिकारी तैयार कर दूंगा मैं। 5,000 से ज्यादा पदाधिकारी तैयार होने वाले अगले 1 महीने में। आप इनको बिठाइए। अब बिठाइए, कहां बिठाएंगे, किस पुलिस स्टेशन में बुलाना है बुलाइए, किस चौकी में बुलाना है बुलाइए, जिस जेल में भेजना है भेजिए। भाई अगर आपको लग रहा है हम कोई अपराध कर रहे हैं तो आप हमें सजा दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी बात सुन तो लीजिए। हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं। और यहां जो लोग सुन रहे हैं, मुझे बताइए, क्या 1 रुपया भी लिया गया? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या 1 रुपया भी मैंने, मेरी टीम ने आपसे चार्ज किया है? कर्जा मुक्ति के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर 1 रुपया भी लिया गया? और वहां कंप्लेंट की जा रही है, प्रमाण पत्र देने के नाम पर कैश वसूला जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। बताइए, अब मैं किसको जाकर के बताऊं सच्चाई यार? और जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिले पंजाब में या पूरे देश में, कम से कम वो लोग तो खुल करके बोले। उन्हें तो अपनी बात रखनी चाहिए, उन्हें तो बोलना चाहिए प्रशासन को, शासन को, कि भाई ये लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं, हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया।
कोई एक व्यक्ति तो बताए जिसने प्रमाण पत्र लिया और उसे हमने पैसा लिया हो। अगर मैंने ये भी कहा है कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा मांग रहा है, किसी भी तरह से आपको हरेस करने की कोशिश कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, लोन माफी के नाम पर आपसे पैसा मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो। वो हमारा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं, और ये जो साहूकार हैं, रिकवरी वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं है और हमें रोकना है बस, ये काम ना करे, ये काम ना करे। अरे भाई, मैं काम नहीं भी करूंगा तो भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। एफआईआर कर दिया आपने, अब मैं इसी काम में लगा रहा हूं, मेरी टीम इसी काम में लगी रहे, एक लीगल टीम का व्यक्ति इस काम में लग जाए, फिर किसी दूसरे राज्य में आप कंप्लेंट कर देना। और हर जगह हो रहा है। मध्य प्रदेश में हुआ, वहां पर पुलिस ने काम नहीं करने दिया, प्रशासन ने काम नहीं करने दिया, और बेचारे 500 लोग, सोचिए 200, 300 किलोमीटर दूर से आए थे, 500 लोग बिना प्रमाण पत्र लिए गए। पहली बार ऐसा हुआ किसी जगह पर कि 500 लोग प्रमाण पत्र नहीं ले पाए। जनता परेशान हो रही है, उनका किराया भाड़ा लग रहा है, समय लग रहा है। हमारी टीम के लोग जा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, और काम भी नहीं हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, वहां भी 2 घंटा 3 घंटा खराब कर दिया उन्होंने, और बाद में निकला वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अभी हिमाचल में हमारा केंद्र ही बंद करा दिया गया। प्रशासन कहता है आप हिमाचल में काम नहीं कर सकते। और देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अब ये भी देख लो कि ये नेता किसी भी पार्टी के हो, प्रशासन एक जैसी भाषा बोल रहा है। शासन और प्रशासन के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के हो, सत्ता में बैठे लोगों की भाषा एक जैसी ही होती है। मुझे समझ में नहीं आता उस कुर्सी में ऐसा क्या है, कौन से कीड़े लगे हुए हैं, कौन सा ऐसा क्या उसमें जादू टोना किया है कि उस कुर्सी पे बैठते ही व्यक्ति जिस जनता के माध्यम से कुर्सी पे पहुंचता है, उस जनता का ही खून चूसने लगता है और जनता के हित में काम करना बंद कर देता है। जाकर बैठना पड़ेगा भाई, एक बार मुझे लग रहा है आप सब लोग भी तय कर लो, एक बार जाके उस कुर्सी पर बैठते हैं और देखते हैं उस कुर्सी से हम पर भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। क्योंकि कमजोर लोग हैं जो, जिन पर फर्क पड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये राजनेता स्वार्थी थे और जनता को मूर्ख बनाकर कुर्सी पे पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब तो सभी पार्टियों का हो गया ना। राजस्थान में भी वही दिक्कत आई है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी वही दिक्कत आई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस में हो रहा है, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी वालों में हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। मैं वेस्ट बंगाल गया था, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, वहां भी ऐसा ही हुआ था। वहां तो पुलिस ने हमारा टेबल, चेयर, कैनोपी सब उठा के फेंक दी थी। मैं भी था उस कार्यक्रम में, तो लाइव आई विटनेस था, और मैं उन पुलिस ऑफिसर को समझाता रहा, उन्हें बताता रहा। वो सुनने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं आप मदद नहीं कर सकते, आप लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, आप बचा नहीं सकते। बताइए, लोगों को मरने से बचाना ये भी अपराध है अब देश में। बताइए क्या करूं मैं, किस पार्टी के पास जाऊं, किस नेता के पास जाऊं, क्या करूं मैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा इन्होंने, मेरे सारे हाथ काट दिए, सारे रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए, और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। तो मैंने बताया था, फिर इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में ये सुनना चाहते हैं वो भाषा भी हमें बोलनी आती है, हम बोलना नहीं चाहते। आप ये मत समझना कि मेरे लोग इतने सीधे हैं वो चुपचाप बैठ जाएंगे। मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं, आचार्य चाणक्य को अपना गुरु मानता हूं, और आचार्य चाणक्य कहते हैं जंगल में जाओ तो इतने सीधे मत बनना, वरना जंगल में जाकर देखो सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। टेढ़े तो पेड़ भी छोड़ जाते हैं, इंसान से कौन पंगा लेगा भाई। हम इतने सीधे भी नहीं है भाई, है हम गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम अहिंसक व्यक्ति हैं, हम हिंसा नहीं करना चाहते। लेकिन भगत सिंह भी हमारे उतने ही आदर्श हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अपना आदर्श मानते हैं। कल को कोई ये ना कहे कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कौन सी सेना बना ली, कैसे ये काम कर रही है। क्योंकि आप जितना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जितनी दिक्कतें हो रही हैं, पिछले 1 साल में जितना मैंने स्टडी किया, मैं हैरान हो रहा हूं कि ये तो खुली लूट हो रही है साहब। और अभी आरबीआई देखिए ना, हर दिन नया सर्कुलर, कल भी एक नया सर्कुलर निकाला आरबीआई ने, पुराने बहुत सारे सर्कुलर को क्वैश कर दिया गया है। और जो विलफुल डिफॉल्टर है उनके लिए अलग कानून अब बनाया जा रहा है। जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जिनका 50 लाख से कम का लोन है, उनके लिए नियम अलग बनाए जा रहे हैं। बड़े लोगों के लिए नियम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा सुपर रिच है, उनका अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उनके लिए नियम में कुछ और बदलाव किए जा रहे हैं। लगातार आरबीआई गाइडलाइंस दे रहा है, एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस दे रहा है। बहुत सारे बैंक हैं जिन पर पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। आज ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथी ने बताया कि कोई रिकवरी वाले आए थे और रात को 9 बजे वो रिकवरी वाले पहुंचे, जबकि उन्होंने बताया कि बैंकिंग की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप 7 बजे बाद नहीं आ सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं मानते। हाँ, ऐसे ही है जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई आरबीआई ने, ऐसे ही जिनकी कंप्लेंट हुई है, ऐसे ही जिनके लाइसेंस कैंसिल किया आरबीआई ने। लगभग 10 से ज्यादा बैंकों के, एनबीएफसी वाले बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे।
अच्छा, पिछले 1 साल में आरबीआई जितना एक्टिव है, इतना तो पिछले 50 साल में भी एक्टिव नहीं था। ये काम जो पहले कर लेना चाहिए था आरबीआई को, वो काम अब कर रहे हैं। आरबीआई के क्लॉज बाय क्लॉज चीजों को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये करेंगे तो ये होता है, हेयर कट कब दिया जा सकता है, कब नहीं दिया जा सकता, कब हम किसी को लोन अंडरराइट करेंगे, किन स्थिति में अंडरराइट नहीं होगा, कब राइट ऑफ होगा, कब राइट ऑफ नहीं होगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा। अगर मीडिएशन करना है, आर्बिट्रेटर रखना है, तो आर्बिट्रेटर कस्टमर की बातचीत से रखा जाएगा, उसकी सहमति से रखा जाएगा। बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सब बातें पहले नहीं बता दी आरबीआई को, सब होता होगा। क्यों जागा आरबीआई? क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ा। और हम सरकार पर क्या दबाव बना रहे भाई? हम यही तो कह रहे हैं, जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, वैसे आम जनता कर्जा माफ कर दो। आप नहीं करोगे तो नए लोगों को लाएंगे, हमारी मजबूरी है। और अब तो देख लिया मैंने, सभी पार्टियों के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेटर भेजे जा चुके हैं साहब, सभी पार्टियों के। आज 30 तारीख हो गई, 30 तारीख तक का समय दिया गया था। सभी राष्ट्रीय पार्टियों के, सभी राज्यों के पार्टियों के, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबको भेजा जा चुका है। जिनकी सत्ता है या विपक्ष में है, उन सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र भेज करके उनसे समय मांगा गया था मिलने के लिए। आप मिलने का समय दे दें, मैं आपके सामने अपनी बात रख दूंगा, और यदि आप इस मुद्दे का समर्थन करेंगे तो हम आपका साथ दे देंगे, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। किसी का भी जवाब नहीं है। आप अलग अलग पार्टियों की विचारधारा के सपोर्टर हैं। अब बताइए, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहता आप कर्जे की दलदल से बाहर निकले, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहता आप कर्जा मुक्त हो, आपकी पार्टी के नेता नहीं चाहते कि आपका घर गाड़ी छीनी ना जाए, आपकी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि रिकवरी वाले, बैंक वाले, साहूकार आपको गाली गलौज ना करें, आपकी पार्टी के लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो जो पार्टी के लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपने क्या ठेका ले रखा है अकेला उस पार्टी के साथ खड़े होने का, उस नेता को सत्ता में भेजने का, उस पार्टी की सरकार बनाने का, उसे कुर्सी पर बैठाने का? आप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कमी है आप पे? आप आइए, जनता ही पैसा देगी, जनता ही दाव खेलेगी, जनता ही आपको सदन में भेजेगी। जो जनता नेताओं को सदन में भेजना जानती है, वो जनता नेताओं को सदन से बाहर निकालना भी जानती है। और आज मैं आप सबके सामने आगाज कर रहा हूं इस क्रांति का। ये जनता वर्सेस नेता क्रांति होगी। 2024 में जनता के प्रतिनिधि आएंगे, और मैं देखता हूं किस नेता में हिम्मत है कि वो आए और जनता के सामने उम्मीदवार बने। इनके पास उम्मीदवार भी नहीं बचेंगे। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल होने वाला है। अगले 3 महीने में हम ऐसी परिस्थिति बनाने वाले हैं, इन्हें उम्मीदवार नसीब नहीं होगा। जिसको टिकट मिल रहा होगा लोकसभा का, वो टिकट वापस कर देगा कि मैं जनता के सामने चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि जनता के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है। अब लेकर के आएंगे जनता को जनता के बीच में से, क्योंकि इन्होंने हद पार कर दी। मैं कोशिश करता रहा, अपनी तरफ से प्रयास करता रहा, मुझे ये सब ना करना पड़े। मैं शांतिपूर्ण तरीके से काम करता रहा, मैं चाहता था संस्था के माध्यम से काम होता रहे, लेकिन ये लोग नहीं मानने वाले। अब करेंगे काम, अब आगाज करेंगे। और जितने लोग भी हमारे साथ पदाधिकारी के रूप में जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दिया गया है या बता दिया जाएगा उनको डिटेल में कि आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। जनता की कर्जा माफी के लिए एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। अब इन नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। ये नेता जो जनता के हित में बात नहीं करते हैं, जो दिखाने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम जनता के हित में हैं, जनता के हितैषी हैं, जब आज जनता मर रही है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये नेता सुनने को तैयार नहीं है। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? उस मनहूस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इन नेताओं की बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा साहूकार बदतमीजी करेगा, तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब जागेंगे क्या ये? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? किस मनहूस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं? पिछले 1 वर्ष में 20,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी है। जब ये संख्या 20 लाख हो जाएगी, तब आंखें खुलेंगी आपकी। समझ में नहीं आ रहा? आप राजनेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्या सुनना, जनता की बात सुनना, जनता के दुख दर्द को जानना, उसका हल करना, ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। और आप कर क्या रहे हैं? और कोई बोले भी नहीं आपसे, कोई आपसे सवाल भी ना करे, जनता आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकती है। अब आएगी जनता आपके घर, जनता आपके घर में आकर के आपसे सवाल करेगी कि जब हमारी कर्जा माफी के लिए आपसे राय मांगी गई थी, आपने राय क्यों नहीं दी, आपने समर्थन क्यों नहीं किया? अब जनता आपके घर आएगी, आपके दरवाजे पर आएगी, जनता आपसे मांग करेगी, और जनता नेताओं का बहिष्कार करेगी। इन नेताओं का बॉयकॉट होगा, ताकि जनता को चुन करके सदन में भेजे। ना लोकसभा में नेता जाने वाले हैं, और ना आने वाले दिनों में विधानसभा में नेता जाने वाले हैं। यह आखिरी चुनाव है, विधानसभा में नेता चले जाएं 2024 के बाद,
किसी भी विधानसभा में नेता नहीं जाएंगे, जनता जाएगी, जनता जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और जनता के में से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, विधानसभा स्तर पर भी चुने जाएंगे, लोकसभा स्तर पर भी चुने जाएंगे। हम किसी पार्टी से कोई समझौता करने वाले नहीं है, किसी नेता से समझौता करने वाले नहीं है। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, जब कोई पार्टी, कोई नेता आएगा समझौता करने के लिए, यहीं फेसबुक पर लाइव लेकर आएंगे उसको, यही बात करेंगे कि ऑडियंस से बात करिए, जनता से बात करिए। जब आपको लेटर भेजा था आप क्यों नहीं आए थे? जब आपको बताया जा रहा था आपके क्षेत्र में लोगों को बदतमीजी की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब आपको बताया गया था जनता परेशान है, जब आपको एनबीएफसी का डाटा दिया गया था, कौन सी एनबीएफसी कितना परेशान कर रही है, जब आपको एनसीआरबी का डाटा दिया गया था कि 20,000 से ज्यादा लोग एक साल में कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग पिछले 5 वर्ष में कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं, तब आप चुप क्यों थे? तब आप क्यों नहीं बोले? ये बोलना पड़ेगा भाई। और अब समय निकल गया। आज रात 12 बजे तक का समय था, 10:30-21 हो गए हैं। अब इसके बाद समय सीमा समाप्त होती है, अब कोई समझौता नहीं है। जनता की कर्जा माफी के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसी एक नहीं, आप 50 एफआईआर करो यार, करो अरेस्ट। मुझे आपको लग रहा है मुझे जेल में डालना, डालो, मुझे लगाओ, कौन सी धारा लगानी है, मुझे भेज दो जेल में, जिस जेल में भेजना है। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मेरी टीम रुकने वाली नहीं है, और अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। अगर आपको लगता हो ये क्रांति मेरे अंदर जाने से या मेरी टीम के 10-20 लोगों को अंदर जाने से या 100-50 लोगों को अंदर कर देने से आप क्रांति रोक लेंगे, अब आप ये क्रांति रोकने वाले नहीं है। बहुत दिन आपने जनता को मूर्ख बना लिया, अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। जनता को पता चल चुका है आप सारे नेता एक जैसे हैं, सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं। अब इतने बड़ा मुद्दा हो गया, दिल्ली के रामला मैदान में लाखों की संख्या में लोग आ गए। कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसका दिल्ली में ऑफिस नहीं है, दिल्ली में उनका सांसद विधायक ना हो या उनके लोग ना आते हो। सारे सांसद तो दिल्ली में सदन में आते हैं, उन्हें पता नहीं चला। और ऐसे समय पर था जब संसद का सत्र चल रहा था, सारे सांसद दिल्ली में थे और कोई सांसद ये नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी। देश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर जानकारी भेजी गई थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। अब समय निकल चुका साहब। अब कल आप मुझे कहेंगे आप वोट काटने का काम कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो आरोप लगाना लगा दीजिए। अब जनता जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और इस तरह की एफआईआर एक नहीं 10 कर लो यार। और लिखा गया है उसमें, मेरा भी नाम है एफआईआर में, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी का नाम है, उसमें रंजीत जी का नाम है, हमारे लोकसभा प्रभारी हैं पटियाला के, उसमें 2-3 साथियों का नाम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी का नाम है, और भी कई साथियों के नाम है, उसमें दीपांशु जी का भी शायद नाम है, कई और साथियों के नाम है जो लोग वहां पर प्रमाण पत्र बांटने गए थे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मैं पढ़ के सुनाया तो देखिए क्या क्या रखा गया है, किन किन धाराओं में हमें उन्हें आरोप लगाया गया, आरोपी बनाया गया है। और वो ये सोच रहे हैं कि ये आरोप लगाएंगे और हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम कहेंगे आज हमारी गलती है। मैं पढ़ के सुनाया तो, वेयर इन ऑफिस ऑफ द कर्जा मुक्ति अभियान कुड बी, इससे पहले के पेज उन्होंने दिए नहीं हमें, उस पर उनकी जानकारी थी, कोई बात नहीं। वेयर इन ऑफिस ऑफ द कर्जा मुक्ति अभियान कुड बी क्लियरली हेयर्ड इंस्टिगेटिंग एंड मोटिवेटिंग द सेड मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक टू नॉट रिटर्न हिज लोन एंड डिफॉल्ट द डेट टेकन बाय इट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप अपनी ईएमआई भरना बंद कर दीजिए। कभी कहा मैंने आज से पहले या आज तक भी, क्या कभी मैंने ये कहा, मेरी टीम के किसी व्यक्ति ने कहा कि आप ईएमआई भरना बंद कर दीजिए? कमेंट में बताइए भाई, क्या मैंने किसी से भी कहा है ईएमआई भरनी बंद कर दो? मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जो ईएमआई भर सकते हैं वो डिफॉल्ट ना करें, ईएमआई भरते रहिए, क्योंकि अगर एक बार डिफॉल्ट कर जाएंगे तो विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपकी स्थिति है भरने की तो भरते रहिए, अगर स्थिति नहीं है तो पार्ट पेमेंट भरते रहिए। अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो क्या कहता हूं मैं, बैंक से जाकर बात करिए, बात रिटर्न में करिए, लेटर देकर करिए, यही तो बोलता हूं मैं। मैंने तो आज तक भी किसी से नहीं कहा कि आप ईएमआई भरनी बंद कर दो यार, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि प्रमाण पत्र ले जाकर के ईएमआई भरनी बंद कर दो। मैं तो कहता हूं आप ईएमआई भरते रहो, अगर आपकी स्थिति खराब है बैंक से बात कर लो, पार्ट पेमेंट डालते रहो, लोन रिस्ट्रक्चर करा लो, लोन का ईएमआई का अमाउंट कम करा लो। मैंने कभी नहीं कहा और कभी मेरा कोई व्यक्ति कहेगा भी नहीं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो गलत है, अभी तक तो मैंने नहीं कहा है, आज तक भी मैंने नहीं कहा किसी को कि आप ईएमआई भरनी बंद कर दो, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, द अफोरसेड रिकॉर्डिंग ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू अंडरसाइन बाय एन upright member of the society on the condition of anonymity of his identity, as such person is apprehensive that if his identity is revealed, then the said Karza Mukti Abhiyan and its members and officials shall target him and harass him. कि हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कोई बात नहीं, कोर्ट में दिखाइएगा, कोर्ट में हमारी टीम जाएगी, कॉल रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी, पैदा कर लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग कि आपसे कहा गया है कि ईएमआई भरनी बंद कर दो।
क्योंकि हम में से किसी ने नहीं कहा है, ना मेरा कोई साथी कह सकता है, ना कभी कहा है। और अगर आप किसी एरा गैरा की कॉल रिकॉर्डिंग ले आएंगे ना, तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो कर्जा मुक्ति अभियान का हमारी टीम का मेंबर है। ऐसा नहीं है कि आपस में कॉल कर ली और बोल दिया ईएमआई भरनी बंद कर दो। अभी आपको बताएंगे, आपके तरीके से समझाएंगे। इंग्लिश में एफआईआर लिखी गई है, बहुत सदे हुए शब्दों में, वकील के थ्रू होगी, किसी एडवोकेट के थ्रू एफआईआर कराई गई है और दिया गया है किसी छोटे मोटे आदमी का कि उसने एफआईआर करी है। कोई बात नहीं, देखेंगे इनको। दैट ऑल्सो अटैच हियर बाय इज द कॉपी ऑफ वन purported कर्जा मुक्ति सर्टिफिकेट issued by कर्जा मुक्ति अभियान, whereas their office address is clearly visible as कर्जा मुक्ति अभियान, धार्मिक एकता ट्रस्ट 5/1 and 2 बेसमेंट एच ब्लॉक मालवीय नगर न्यू दिल्ली 0110017। फोन नंबर हमारा फोन नंबर है, वेबसाइट है। एंड वेयर एज दिस सर्टिफिकेट इज साइंड बाय वन सुरभि श्रीवास्तव क्लेमिंग टू बी चार्टेड अकाउंटेंट, दो नो एनरोलमेंट नंबर विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज मेंशन। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट में सुरभि श्रीवास्तव भारती जी के साइन है, वो सीए बता रही है अपने आप को, लेकिन उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं है। अरे भाई, एनरोलमेंट नंबर हर जगह नहीं लिखा जाता। अगर आपको चाहिए, उन्होंने अपनी पोस्ट लिखी है ना वहां पर, वो हमारी जो वित्त समिति है, राष्ट्रीय वित्त समिति है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उन्होंने जब अपना डेजिग्नेशन लिख दिया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं वित्त समिति की, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। वो सीए के नाते साइन नहीं कर रही है, वो सीए तो लिखा गया है ताकि पता रहे आपको क्या चार्टेड अकाउंटेंट है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में हम प्रूफ कर देंगे भाई। ऐसा कोई अपने नाम के आगे सीए लिख लेगा, बहुत बढ़िया है। कोई एडवोकेट लिख लेगा, एडवोकेट नहीं है तो दीपांशु शर्मा भारती जी एडवोकेट नहीं है, हमारी लीगल टीम के हेड है, आप बोल दीजिए वो एडवोकेट नहीं है, लिख लेंगे एडवोकेट। कोई भी नहीं लिख सकता है, कोई भी नहीं लिख सकता है। हम फर्जी लोग नहीं है और नकली डिग्री वाले भी नहीं है। कभी आप सोचोगे नकली डिग्री वाले हैं और कोई भी नकली डिग्री चेप देंगे। ओरिजिनल डिग्री है, असली डिग्री है, दिखा दी जाएगी समय आने पर। लेकिन वहां पर उनका डेजिग्नेशन नहीं दिखा आपको कि वित्त समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, कि पूरे देश में जो हमारी वित्त समिति चल रही है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास वो दायित्व है, वो नहीं दिखा आपको। कोई ऐसी झूठा मोटा सर्टिफिकेट निकाल देगा है और कोर्ट ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। 10 से ज्यादा जगह तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया सर्टिफिकेट को। कोर्ट पागल है क्या? बैंक वाले पागल है जो समय दे रहे हैं सर्टिफिकेट के नाम पर? एनबीएफसी वाले पागल है क्या जो लोन रिस्ट्रक्चर करने लगे सर्टिफिकेट के आधार पर? आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हो, सारी डिग्री आपके पास ही है, सारी नॉलेज आपके पास ही है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं पढ़ाई करी, हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया हो, सारे कानून आपको पता है, एंटायर लॉ पढ़ लिया हो, पर सारा कानून आपके लिए, दूसरों के लिए कोई कानून नहीं है। देखेंगे आपको, कोर्ट में देखेंगे, बताएंगे आपको, और सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, डिग्री भी दिखाएंगे, और साबित करना फिर आप जो आपने आरोप लगाया कि पैसा लेकर के सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एक तो फ्री में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, डिग्री है कि नहीं है, नकली है कि नहीं है। हर किसी को अपने जैसा समझते हो क्या? जैसे खुद नकली डिग्री लेके घूमते हो, नकली डिग्री से चुनाव लड़ लेते हो, सबको ऐसे नकली डिग्री वाला समझा हुआ है क्या? है सब अपने जैसे हो गए, आपके जैसे नहीं है सारे भाई, यहां पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, आगे लिखा है दैट it has also come to the knowledge that कर्ज मुक्ति अभियान through its members and officials is also charging amount in cash from the member of general public for assurance of Karza Mukti certificate. A sample whereof is attached with this complaint, claiming that submission of a copy of such certificate shall enable the member of the general public to save them from inconvenience of returning their loans and debt, and thus they are cheating and committing fraud upon the gullible member of the general public for their personal gain and profit. अब बताया जा रहा है कि जी कैश ले रहे हैं कर्जा मुक्ति वाले, सर्टिफिकेट देने के नाम पर कैश लिया जा रहा है, और ये कहकर लिया जा रहा है कि एक बार आपका प्रमाण पत्र आ गया तो आपको कर्जा भरने की जरूरत नहीं है। कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र का मतलब कर्जा माफी का प्रमाण पत्र आ गया। हमने तो नहीं क्लेम किया, कहीं लिखा है क्या? ये मूर्ख लोग हैं, इन्होंने कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र की कॉपी तो लगा दी, लेकिन कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र पढ़ने का भी इन्होंने जहमत नहीं उठाई। पढ़ लेते ना, थोड़ी बहुत अकल होती तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्लियरली लिखा है कि ये प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करने के लिए है कि आपकी फाइल सो एंड सो नाम, फादर्स नेम, ये एड्रेस है, ये फाइल नंबर है, इस व्यक्ति की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा चुकी है। जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब नहीं आता तब तक इसको परेशान ना किया जाए। अगर लोन माफ समय दिया जा सकता है, समय दे दिया जाए, या कम से कम इसको प्रताड़ित ना किया जाए। लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर लें। पढ़ तो लेते भाई क्या लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है कि कर्जा माफी का प्रमाण पत्र आ गया है। हम कह रहे हैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा उस अभियान का प्रमाण पत्र है, और खुद ही लिख रहे हैं उनका जेन्युइन एड्रेस भी है, उनका वेबसाइट भी जेन्युइन है, उन्होंने अपना फोन नंबर भी जेन्युइन दिया है। अरे भाई, जो फ्रॉड लोग होते हैं वो जेन्युइन एड्रेस देंगे, जो फ्रॉड लोग होंगे जेन्युइन वेबसाइट देंगे, जो फ्रॉड लोग होंगे जेन्युइन फोन नंबर देंगे, वो तो सारी चीजें फ्रॉड करेंगे। और कोई फ्रॉड आदमी 1.25 साल तक फ्रॉड करेगा क्या? जुलाई 2022 से चल रहा है ये अभियान, जुलाई 2022।
और मैं 2006 से पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूं भाई। मैं कोई नया नहीं हूं यहां, और हम भागने वाले नहीं है, हम यही रहने वाले हैं। हम विजय माल्या नहीं है, विजय माल्या समझ रखा हो कभी कि हम भाग जाएंगे। अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, सीना ठोक करके काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे। 1 रुपए का कोई आरोप नहीं लगा सकता। कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट नाम पर 1 रुपया भी लिया हो साहब, उसी दिन काम बंद कर देंगे हम। और ये काम नहीं बंद कर देंगे, हम सारे सेवा के काम बंद कर देंगे। 1 रुपया भी लिया हो किसी से तो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, पीआईएल लगा रहे हैं, सरकार के साथ हम साजिश रचेंगे, सरकार को डाटा भेजकर। अबे मूर्खो, दिमाग है, अकल है कि नहीं है? ये कहां से पढ़ाई की है? बस्ते भारी करा है, बस स्कूल के कॉलेज के बाहर ही पढ़े होगे, वही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री लेके आए होगे, समझ में आ रहा है? और कोई नहीं है तुम्हारे पास, वास्तविकता नहीं है तुम्हारे पास। इतना तो मूर्खो, दिमाग लगा लो। जो व्यक्ति फ्रॉड करेगा वो 2 महीने 3 महीने फ्रॉड करके निकल लेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, अपनी जेब से पैसा लगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हैं यार। सर्टिफिकेट के पैसे लिए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है, प्लीज इट्स अ नंबर रिक्वेस्ट, यहां लिखो, ये रिकॉर्ड में रहेगा, आर्काइव में रहेगा। पता नहीं कब हमारा फेसबुक बंद कर दिया है, हो सकता है हमें अरेस्ट कर लिया जाए, कम से कम रिकॉर्ड में तो रहेगा 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया था। आज आप अपनी बात बताइए, रखिए आप अपनी बात, इस अभियान के बारे में अपनी बात रखिए, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। और जितने लोगों ने भी कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरा हुआ है या जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है, वो बताएं कि 1 रुपया भी लिया गया कि नहीं लिया गया। सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, कम से कम ये प्रूफ तो रहे। जरूरत पड़ी तो साथ भी चलेंगे यार। देखते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, साबित भी करना पड़ता है। हाँ, याद रखना, साबित करना पड़ता है। और यदि आप ये साबित नहीं कर पाए तो याद रखिए, मानहानि का केस होने वाला है। केस होगा आपके ऊपर। जिस वकील साहब ने भी ये बिना तैयार करे, बिना जानकारी लिए बनाई, उस पर भी होगा। और जिसने बदनाम करने की कोशिश किया कर्जा मुक्ति अभियान को, उन सब पर केस होगा और सजा मिलेगी साहब, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए नहीं कि हमें बदनाम किया गया था, इसलिए सजा मिलेगी क्योंकि आपने जनता के खिलाफ काम किया, आपने जनता को रोकने का काम किया, जनता की समस्याओं के समाधान करने वालों को रोकने का काम किया। ये अपराध है। न जाने कितने लोगों की जान बचती यार। आप सोचिए ना, 1 लाख लोगों का जीवन बचा चुके हैं पिछले हम लगभग 14-15 महीने में। अब 15 महीने में 1 लाख, तो हर महीने का लगा लो एवरेज कितना, हर दिन का लगा लो। आपने एक दिन हमारी टीम का खराब कर दिया, कितने लोगों की जान बच सकती थी आज? समझ में नहीं आ रहा है, आरोप लगा रहे हैं बस। आगे क्या लिख रहे हैं जी? हाँ, बड़ा लंबा कच्चा चिट्ठा है, एक ही पेज है, एक ही पेज का पढ़ रहा हूं अभी तो, ऐसे बहुत सारे पेज हैं इसमें। That from the above, there is no doubt left that Karza Mukti Abhiyan, through its members and officials, is approaching the member of general public, soliciting them to get a Karza Mukti certificate issued by charging amount in cash. मतलब ऊपर लिखने से ये साबित हो गया कि हो रहा है। अबे मूर्खों, कोई प्रूफ तो लगा दो, कैश लिया है, कैश लेने का कोई प्रूफ तो होगा, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई व्यक्ति, कोई गवाह, कुछ तो होगा। बस हमने लिखा क्योंकि हमने लिख दिया है कैश लिया जा रहा है, तो अब ये साबित हो गया कि कैश ले रहे हैं। वाह, अरे यार, ड्राफ्टिंग तो ठीक करा लेते भैया कम से कम। जनरल पब्लिक गेट कर्जा मुक्ति सर्टिफिकेट इशू बाय चार्जिंग अमाउंट इन कैश एंड प्रॉमिसिंग देम एंड दैट सच सर्टिफिकेट वुड अलाउ देम टू नॉट पे एंड रिटर्न देयर लोन एंड डेट which they have availed from public and private financial institutions who utilize the public fund and monies to conduct their business activities and financing and providing credit facilities. Thus, Karza Bharat Abhiyan, its members and officials are acting in a well concerted and coordinated conspiracy to sabotage the financial system and institutions of the country, to weaken the economy of the country, waging an economic war against the country. वाह, ये भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर चला रहे हैं हम। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, आरोप लगाया है देशद्रोह का है। अब क्या बोलूं मैं यार, इसके बाद तो कोई शब्द नहीं बचते बोलने के लिए। क्या देश की जनता को मरने से बचाना, देश की जनता आत्महत्या करिए उसे रोकना, फ्री में गाइड करना, ट्रेनिंग देना, ये देशद्रोह है? क्या ये अपराध है कि हम लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं? कर्जा मुक्ति अभियान लोगों को घर घर जाकर के उनकी समस्याएं सुन रहा है, समाधान कर रहा है। क्या ये देशद्रोह है? ये देश के खिलाफ अपराध है, वॉर जैसा अपराध है। ये युद्ध है, आर्थिक युद्ध में युद्ध लड़ रहे हैं हम देश के साथ। मतलब कैसी बात कर रहे हो यार? भारत के ऊपर आज भी नहीं आने देंगे साहब, हम सबकी जान कुर्बान हो जाएगी। अगर भारत के ऊपर किसी ने उंगली भी उठाकर देखी ना, सबसे पहले हम खड़े मिलेंगे, मेरी टीम खड़ी मिलेगी। ये तो करना तो दूर की बात, सोचना भी अपराध है हमारे लिए। देश के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से अगर ये इंस्टीट्यूशन
ये बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो साहूकार, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन, अगर आपको लग रहा है यही देश है, तो आई एम सॉरी, ये देश नहीं है। ये देश नहीं है। देश है देश की जनता। इस देश की जनता देश है। अगर जनता के खिलाफ ये इंस्टीट्यूशन काम करेंगे तो मैं और मेरी टीम 1 मिनट नहीं लगाएंगे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ होने में भी। जनता के खिलाफ किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश किससे बनता है? देश यहां की दीवारों से, यहां की मिट्टी से, यहां की जमीन से नहीं बनता। देश बनता है यहां के नागरिकों से। और अगर नागरिक परेशान है, देश की जनता को परेशान किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन बनाकर परेशान किया जा रहा है, सिस्टमेटिक परेशान किया जा रहा है, साहूकारों द्वारा, एनबीएफसी द्वारा, रिकवरी वालों द्वारा, तो समझ लें वो लोग कान खोलकर सुन लें, हम रुकने वाले नहीं है। ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह और बर्बाद कर देंगे जो जनता को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके कारण जनता मर रही है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा, भारत की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। हम देश के खिलाफ नहीं, हम देश की सरकार के खिलाफ नहीं है, हम ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ हैं जो नीतियों के कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। 20,000 परिवार तबाह हो गए पिछले 1 साल के अंदर इस गलत इंस्टीट्यूशन की वजह से, इन गलत तरीकों की वजह से। है आरबीआई ने जो फाइन लगाया वो देश के खिलाफ वॉर होगा ना आरबीआई का। आरबीआई ने फाइन लगाया बहुत सारे बैंकों पर, आरबीआई ने बहुत सारी एनबीएफसी बंद कर दी है। तो आपको लग रहा है आरबीआई देश के खिलाफ फाइनेंशियल वॉर चला रहा है? यार आरोप लगाने से पहले, शब्द लिखने से पहले शर्म नहीं आई? थोड़ा जमीर है? या बेच खाए हो उसको भी? है 2 कौड़ी में बिका हुआ। वैसे तो तुम्हारे जमीर की भी क्या कीमत होगी यार। जीवन में कभी किसी का भला नहीं करा होगा, किसी गरीब के काम नहीं आया होगा, किसी मजबूरी में उसका साथ नहीं दिया होगा। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी, तुम्हारे जमीर की औकात क्या होगी? लेकिन इतना कहते ना, घटिया से घटिया लोग भी ना 2-4 घर छोड़ देते हैं। तुम अपने देश की जनता के खिलाफ ही हो जाओगे। ऐसा मत करो यार, ये अपराध है, सच में ये अपराध है। अब ये जो आप कर रहे हो ना, ये अपराध है, और मैं बता रहा हूं सजा मिलने वाली है। ये जो आपने लगा दिया ना ये आरोप, सारे आरोप स्वीकार थे, ये आरोप स्वीकार नहीं कि हम देश के खिलाफ काम करेंगे। अरे हमारा इतिहास देख लो यार, है कोई एक काम गिना दो जो देश के खिलाफ किया हो, मैंने, मेरी टीम ने, कोई एक काम। उस दिन ही काम छोड़ दूंगा साहब। और आप सजा बाद में देंगे, पहले मैं सजा दे दूंगा अपनी टीम को भी और खुद को भी। कोई एक काम बताइए जो देश के खिलाफ किया गया हो। ना कभी देश के खिलाफ काम किया गया है, ना कभी किया जाएगा। और जिस दिन भी कभी ऐसा हुआ ना, मेरी टीम का कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करेगा, मैं उस टीम के व्यक्ति के खिलाफ हो जाऊंगा साहब। और अगर मैं कभी देश के खिलाफ हुआ तो मेरी टीम को भी बोल रखा है मेरे खिलाफ हो जाना। देश सबसे पहले, देश से ऊपर कुछ नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और ना ये लोग जिन्होंने कंप्लेंट करी है। अब आपको साबित करना पड़ेगा साहब, हम देश के खिलाफ फाइनेंशियल वॉर कर रहे हैं। साबित करिए अब आप। इतना बड़ा आरोप, मतलब जबान से कुछ भी बोल देंगे। है क्या गोबर खाते हो? खाना खाते हो, गोबर खाते हो? कुछ दिमाग है? कुछ भेजा है? कुछ भी आरोप लगा दें, कुछ भी। कोई तो सीमा रखो यार। किसी व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो सीमा रख लो। आपने आरोप लगाया पैसा ले रहे हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं भैया किसी ने पैसा ले लिया होगा, 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने या मेरी टीम, किसी ने ले लिया होगा, मान लेते हैं। अब आप आरोप लगाएंगे हम देश के साथ वॉर कर रहे हैं, फाइनेंशियल वॉर। अरे यार, गिरने की भी एक लिमिट होती है, इतना मत गिरो। और जिन लोगों के थ्रू, जिन लोगों की फील्डिंग कर रहे हो ना, मुझे भी पता है तुम्हारे पीछे कौन है, मैं भी जानता हूं। सारी जड़ें खुल जाएंगी और फिर पता चलेगा एक्चुअल में देशद्रोही कौन था। ये सारे लोग देशद्रोही हैं जो जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हो, किसी भी नाम से कर रहे हो, चाहे वो एनबीएफसी चला करके कर रहे हो या चाहे सिस्टम बना करके कर रहे हो। अगर ऐसा सिस्टम जो जनता के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसे सिस्टम को स्वीकार नहीं करा जाएगा और जनता तय करेगी क्या ऐसे सिस्टम को स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा सिस्टम जो जनता का खून चूसता रहे, जनता को मदद करने वालों को बोले कि आप देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। मतलब किस हद तक यार, नींद आती है नहीं आती है? शर्म है ये बेच खाई है सारी। कैसे नींद आ जाती है यार? किसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देते हो? जो व्यक्ति मदद कर रहा है, जिसकी टीम पूरी मदद कर रही है, एक एक व्यक्ति के एरिया में जाना, लोगों के पास जाना, ट्रेवल करना, पर मंथ हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं भाई। है मेरी टीम के साथी ऐसे मैं क्या दिखाऊं आपको, मतलब मुझे रोना आ जाता है यार। मेरी टीम के साथी ऐसे हैं, उनकी परिवार की स्थिति खराब है,
वो अर्निंग कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं, कर सकती हैं। कई बहनें मेरी जो सच में जॉब कर सकती है, उनकी घर की स्थिति बहुत खराब है, उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन वो सब दुख दर्द झेल करके इस मिशन में काम कर रही हैं, कर रहे हैं, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोही है। क्या बीते आज उनके दिल पर यार? क्या बीते आज उन पर कि हमारा सब करने का क्या सिला मिला? उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले, उनके घर वाले क्या सोचेंगे? क्या हमारे बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। अच्छा काम करने वालों का ये सिला मिलेगा? धरती फट जाएगी भाई, प्रलय आ जाएगी। सच बता रहा हूं, प्रलय आ जाएगी। किसी भी सच्चे व्यक्ति को, सच्चे काम करने वाले को, ऐसे व्यक्ति का दिल मत दुखाना, प्रलय आ जाएगी और उसकी हाय पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकता, वो कमजोर है, असहाय है, कुछ नहीं कर पाएगा वो, लेकिन वो रो देगा, उसकी हाय पड़ जाएगी, उसके मुंह से बद्दुआ निकल जाएगी। और ये सत्ता के नशे में मत रहो। सत्ता तो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, पीढ़ियां। नाम लेने वाला नहीं बचेगा कोई, नाम लेने वाला भी। आने वाले 10, 20, 50, 100, 200 साल, सदियों तक थूकेंगे तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे मुंह पर। किसी ऐसे सच्चे व्यक्ति का दिल मत दुखा देना जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो। ये सारे बहन, मेरे भाई, ये जितने साथी लगे हुए हैं, अपना घर, अपना पेट काट कर, अपने बच्चों का पैसा जो उनके बच्चों के लिए यूज हो सकता है, जो अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे को इस मिशन में लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटने में लगा रहे हैं, ट्रेवलिंग में लगा रहे हैं, लोगों की सेवा करने में लगा रहे हैं। यार ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। और कुदरत देखना, जवाब देगी कुदरत, हम नहीं जवाब देंगे। इस आरोप का जवाब कुदरत देगी, कुदरत देगी, नियति देगी, और ऐसा जवाब देगी कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन सच में मन से, अंदर से एक हाय निकल जाएगी। मेरे ना भी निकले तो मेरी टीम के बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बिल्कुल टूटने की कगार पर हैं, जैसे तैसे करके वो, मैं जानता हूं उनकी स्थिति के बारे में यार, और उन पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, मतलब मुझे लगा था यार आरोप लगेगा कि ठीक है पैसा लिया होगा, झूठ बोला होगा। ये किस तरह का आरोप लग गया? समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़ता हूं। मैं वो लाइन पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। वेजिंग एन इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट कंट्री, इकोनॉमिक वॉर। चलिए, exceeding disaffection toward the democratic elected government. Exceeding disaffection toward the democratically elected government duly established by law, and dishonesty and fraudulently preventing debt being available to creditors, while at the same time they are making personal gains and profit by cheating and committing fraud upon the member of general public by charging them money in cash for issuance of कर्जा मुक्ति सर्टिफिकेट। पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। क्या करूं आगे? The undersigned is preferring this complaint as an upright member of the Indian society and citizen of country. Shame on you. Shame on you. शर्म आनी चाहिए। आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप भारत की सोसाइटी के नागरिक नहीं है, आप सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। अपने आप को भारत का नागरिक मत लिखिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और आज आप सब लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, आप सबके सामने वादा कर रहा हूं, ये कोई भी व्यक्ति हो,
भारत में तो नहीं रहने देंगे इसको, भारत में नहीं रहने देंगे। कोई कहे धमकी है तो धमकी सही, कान खोल के सुन ले। जिसने कंप्लेंट लिखवाई है और जिसने शब्द लिखे हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना ही समय लग जाए, भारत में नहीं रहने देंगे। और अगर जनता सत्ता में आ रही हो ना और अपना भला चाहते हो तो देश छोड़ देना, देश छोड़ देना, भारत में नहीं रहने देंगे। गलत जगह खेल गए आप, गलत आरोप लगा गया गलत व्यक्ति पर, सारा आरोप झेल लेते हम, पैसे का आरोप झेल लेते हम, कोई और कैरेक्टर पे भी लगाते तो झेल लेते। मालूम है राजनीति में सब होगा। देश के खिलाफ काम करेंगे, सरकार को डिस्टैब्लिश करने का काम करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, चीट करने का काम करेंगे, देश के खिलाफ वॉर। आप इंडियन नहीं हो सकते हैं, आपको इंडियन तो नहीं रहने देंगे। आपके पास भारत की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत की जनता को कर्जे की परेशानी से उनकी आफत को कम करने का काम कर रहा हो, अगर उसे देशद्रोही बोला जाए, उसकी टीम को देशद्रोही बोला जाए, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी कहा जा सकता है, भारतीय नहीं कहा जा सकता। भारत की नागरिकता ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी टीम के साथियों से कहूंगा, याद रखिएगा इसको। हो सकता है मुझे एलिमिनेट कर दे, मुझे हटा दे मार्ग से, लेकिन मेरे नवरत्न तैयार हैं, काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, कोई ना कोई जगह ले लेगा। इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसे छीनी जानी चाहिए। जिस देश जाना चाहे चला जाए, और अगर लगे इसको भारतीयों की जनता की सरकार आने वाली है, सत्ता में आने वाले हैं, तो बेहतर होगा हम निकालें, खुद ही चला जाए। देश में नहीं रहने देंगे साहब, देश में नहीं रहने देंगे ऐसे गद्दारों को। ऐसे लोगों की भारत में जगह नहीं हो सकती, जो भारत के साथ रहते हैं, खाते हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत की जनता के खिलाफ काम करते हैं। जनता को राहत मिल रही हो तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को देश में नहीं रहने देंगे भाई। रोक सकते हैं तो रोक लो हमें, क्योंकि हम तो आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और हम रहने नहीं देंगे। और मैं, ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, मैंने अब तक जो जो कहा है वो किया है। मेरा इतिहास उठाकर देख लेना। मैंने 5 साल पहले डेट दे दी थी, 5 साल पहले, 8 अगस्त 2023, दिल्ली का रामलीला मैदान। मैंने बताया था मन से, रामलीला मैदान के मन से भी वो बात बताई थी मैंने। 2017 की बात है, 2017 में तय किया था क्रांति होगी, 2018 में तय कर लिया गया था 8 अगस्त 2023, जगह, डेट, टाइम। और मैं उस जगह, उस टाइम, उस डेट पर था। जब जब जो जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया है। आज देश की जनता से वादा कर रहा हूं, ये गद्दार और इस जैसे और गद्दार वो अपना ठिकाना ढूंढ ले, भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। भारत में एक भी गद्दार के लिए जगह नहीं होगी, सारे अपराध माफ हो जाएंगे। देश के खिलाफ काम किया गया अपराध, यह अपराध माफ नहीं है, इसकी माफी नहीं हो सकती है। यह स्वीकार नहीं करेंगे हम, ना मैं करूंगा, ना मेरी टीम के साथी करेंगे। और कभी स्वीकार मत करना, जो मेरे सच्चे फॉलोअर हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, कभी स्वीकार मत करना। सारे अपराध माफ हो सकते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाया चल जाएगा, लेकिन अगर देश के खिलाफ काम किया, मैंने कहा था इस क्रांति को रोकने की किसी ने कोशिश की तो क्रांति के खिलाफ नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि क्रांति देश की है, जनता की है, मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं, मैं नहीं हूंगा, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। चेहरे आते जाते रहेंगे, क्रांति होकर रहेगी, क्रांति चलकर रहेगी, क्रांति रुकने वाली नहीं। आगे भी सुन लेते आरोप, दिल पक्का करो थोड़ा सा। इन व्यू ऑफ द अबाव, दिस अंडरसाइन इज, ठीक है, दिस इन व्यू ऑफ द अबाव, इट इज मोस्ट अर्नेस्टली रिक्वेस्ट दैट above may kindly be taken cognizance of and a FIR under section 120B साजिश, 124A, 415 रीड विथ 417 षड्यंत्र, 420 फ्रॉड, 422 एंड 34 मतलब मिलिशियस इंटेंशन, पूरे ग्रुप का, सबने मिलकर काम किया, लेकिन इंडिविजुअली जैसे किया जाता है वैसे ही किया 34 में।
of Indian Penal Code and conduct appropriate investigation to bring the Karza Mukti Abhiyan, its officials and member to the justice. ये पेज है, बाकी व्यक्ति के साइन है, नाम है, पंजाबी में फोन नंबर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप लोग तय करिए। जनता की अदालत है, जनता सबसे बड़ी है, जनता के बीच ही चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, वहीं जाना बेहतर रहेगा। जनता के बीच चलते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता तय करेगी हमारा क्या हश्र होने वाला है। जनता चाहे तो हमें जिम्मेदारी दे, हम उन्हें कर्जा मुक्त करेंगे, और मैंने तो बताया हमारे पास समस्या भी है और समाधान भी है, हमें रास्ता भी मालूम है। हमने सरकार को भी कहा, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें कर दी कर्जा मुक्त कैसे होगा, मैंने पूरा रोड मैप बनाया, सरकार को दिया, प्रधानमंत्री जी को बताया कि बैंकों में, एनबीएफसी में, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज में अनक्लेम अमाउंट है 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का, अभी तो वो संख्या शायद और हो गई होगी, उसका इस्तेमाल कर लो, जनता का पैसा ही जनता की कर्जा माफी के काम आ जाएगा, कहीं से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्या भी बताई, समाधान भी बताया, और भी पैसा कहां से आ सकता है बताया। 5 साल के लिए तय कर लो, अमीरों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, इस बार गरीबों का करेंगे, तो जितना पिछले 5 वर्ष में अमीरों का माफ किया गया, उससे आधे में ही गरीबों का कर्जा माफ हो जाएगा, सारी जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। समाधान भी दिया। अब आप नहीं करेंगे तो हमें आके करना पड़ेगा, जनता के बीच जाते हैं। साथियों, आप लोग क्या कहते हैं बताइए, जनता के बीच चलें, जनता की अदालत में चले? सभी लोग कमेंट करें, जनता की अदालत में चला जाए क्या? जनता के बीच जाते हैं, जनता की अदालत में जाकर के जनता से पूछते हैं क्या होना चाहिए। अगर जनता को लगता है कि हमने गलत किया, हमने ये मुद्दा उठाकर गलत किया, हमने सरकार के खिलाफ काम किया, हमने देश के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ने का काम किया, तो जनता जो सजा देना चाहिए। और अगर जनता को लगता है हमने सही काम किया, जनता को लगता है जो काम हम कर रहे थे वो नेताओं को, सरकारों को, पार्टियों को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वो फेल हुए, इसलिए हमें आना पड़ा, तो जनता भेजे, फिर जनता भेजे हमें सदन में। अब हम सदन में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जहां भेजना चाहिए वहां जाएंगे। तैयार हो जाइए भाई, एक बड़े पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लिए, बड़ी क्रांति के लिए, जनता वर्सेस नेता के लिए। बहुत हुआ, बहुत हो गया, अब बस अब नहीं। मैंने कहा था कि मैं सवालों के जवाब भी लूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल मन नहीं है सवालों के जवाब लेने का, सच में मन बहुत व्यथित। बट मैं आपसे यही वादा कर रहा हूं, दुख हुआ है, ये तो नहीं कहूंगा दुख नहीं हुआ, इंसान हूं, दुख होता है, खासकर से तब जब आप जो समय अपना व्यापार को दे सकते थे, जो समय अपने परिवार को दे सकते थे, जो पैसा अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर खर्च कर सकते थे, वो जब आपने जनता पर खर्च कर दिया और सब कुछ लुटा दिया हो, और तब आप पर यह आरोप लगे, तब आप पर आरोप लगे आप देशद्रोही, तब आप पर आरोप लगे आप पैसा ले रहे हैं, जब आपने 1 रुपया भी ना लिया हो, जब झूठे आरोप लगे, दुख होता है। लेकिन ये आरोप हमें कमजोर नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ना मुझे ना मेरी टीम को हमें कमजोर नहीं करेंगे, बल्कि हमें और ताकत देंगे। मैं और ताकत के साथ मेहनत करूंगा, अपनी टीम के साथ और मेहनत करूंगा। अभी दिन में हम 16-16 घंटे मेहनत कर रहे थे, अभी और 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करेंगे, और ज्यादा शिद्दत से काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, जनता को उसके अधिकार बताने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं पर बात करेंगे, समाधानों पर बात करेंगे, और जनता में से जनप्रतिनिधि तैयार करेंगे, विधानसभा स्तर पर भी तैयार करेंगे, लोकसभा स्तर पर भी तैयार करेंगे। जब आरोप लग ही रहा है तो अब लड़ाई लड़ते हैं, खुल करके लड़ते हैं, क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर या मेरी टीम के ऊपर ये वाला आरोप लगेगा। बाकी सारे आरोप मैं झेल लेता, बाकी सारे आरोप नहीं थे मेरे लिए। मुझे मालूम था, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं राजनीति में आरोप लगेंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, आप पर बताया जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे वादे कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन आप सीधा देशद्रोह का आरोप लगा देंगे, सोच भी कैसे सकता है कोई यार। साथियों, आज सवाल जवाब नहीं ले पाऊंगा, बट आप अपनी राय दीजिए, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। जनता के बीच चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, इसका क्या रोड मैप होगा, जल्दी उस पर बात करूंगा, अपनी टीम से भी चर्चा करूंगा, और बस यही कह सकता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो कितना नुकसान कर रहे हैं देश का, कितना नुकसान कर रहे हैं जनता का। क्योंकि अगर आज मैंने या मेरी टीम ने काम बंद कर दिया तो मुझे मालूम है जनता के पास कोई नहीं है, जनता अनाथ हो गई है, कोई रहनुमा नहीं है उनका, कोई रहबर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई मेंटर नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है उनके पास, कोई मसीहा नहीं है उनके पास। आज अगर मैंने और मेरी टीम ने काम बंद कर दिया तो जनता सच में अनाथ हो जाएगी।
और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, काम तो नहीं छोड़ेंगे। तरीके बदल सकते हैं, इरादे नहीं बदलेंगे। इरादा वही है, नेक नियत है। इरादा वही है कि एक व्यक्ति का कर्जा माफ करना, जनता को कर्जा मुक्त करना, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। ये मेरा पहले दिन से आपसे वादा है। बस आप ऐसे साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और बस यही कहूंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, उन्हें अकल आ जाए, कम से कम ऐसे आरोप ना लगाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।